प्रॉपर्टीज में जो पहली प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन की, वो ये होती है कि किसी भी ए पॉइंट से लेके दूसरे ए पॉइंट तक अगर हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो द वैल्यू विल ऑलवेज बी 0। दूसरा पॉइंट जो हमारे पास इसके प्रॉपर्टी का है वो एक्चुअली डेफिनेशन भी है, उसको प्रॉपर्टी नहीं डेफिनेशन मान सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ a टू b f x dx इज इक्वल टू इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में जैसे हम इंटीग्रेशन करते थे स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रल कैपिटल एफ एक्स आएगा और लोअर लिमिट और अपर लिमिट ए और बी है तो इसकी वैल्यू आती थी एफ बी माइनस एफ ए। दिस इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो बेसिकली अगर a टू a है तो एफ ए माइनस एफ ए हो जाएगा एंड दैट विल ऑटोमेटिकली बी 0। दूसरी प्रॉपर्टी जो हमें करनी है वो ये है कि अगर हम a से b तक बस dx को इंटीग्रेट करें तो वो सिंपल सा है, लेकिन सारी प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो मतलब 1 मल्टीप्लाइड है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x फ्रॉम a टू b एंड दैट विल बी b माइनस a। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू हम b माइनस a लिख सकते हैं। अच्छा, अगली प्रॉपर्टी यह है कि कोई कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है और वो इंटीग्रेशन के अंदर है तो जैसे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में होता है बिल्कुल वैसे यहाँ भी होगा, कांस्टेंट विल कम आउटसाइड और ये जो इंटीग्रल हो जाएगा वो a टू b एफ एक्स dx हो जाएगा। तो ये कुछ काफी बेसिक प्रॉपर्टीज है, तो धीरे धीरे हम प्रॉपर्टीज का लेवल बढ़ा रहे होंगे। इसके बाद फोर्थ नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर a से b एफ एक्स dx का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वेरिएबल के चेंज होने से डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a टू b एफ टी डी टी। तो बेसिकली हमने वेरिएबल यहाँ पे x ना लेके t ले लिया है तो स्टिल द डेफिनेट इंटीग्रल विल बी सेम, क्योंकि जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है वो वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता है, वो लोअर और अपर लिमिट की वैल्यूज के हिसाब से आता है। तो x लोगे तो भी उसमें x नहीं आएगा, t लोगे तो t भी नहीं आएगा, तो फाइनली जो है a और b की ही टर्म्स में आंसर आएगा। तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स है, इसको अच्छे से देख लो और फिर इसके बाद मैं आगे करता हूँ और इनका मैं तुम्हें फोटो भेज दूंगा तो तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये जो क्लास हम लोग कर रहे हैं ये ग्रुप में इसकी फोटो चली जाएगी तो तुम्हें इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार अच्छे से देख लो कि क्या क्या पॉइंट्स है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज अभी हमने देखी है, काफी बेसिक प्रॉपर्टीज है। इसके बाद हम लोग आते हैं 5th प्रॉपर्टी पे। 5th प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इंटरचेंज कर दिया जाए, अपर लिमिट अभी b है और लोअर लिमिट a है, अगर हम लोअर लिमिट को b कर देते हैं और अपर लिमिट को a कर देते हैं तो उस केस में क्या होगा, तो a टू b एफ एक्स dx और अगर मैं लिख रहा हूँ b टू a एफ एक्स dx तो दोनों में क्या कोई रिलेशन होगा। तो अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ा था उस हिसाब से इसकी वैल्यू होगी एफ बी माइनस एफ ए कैपिटल एफ बी। ठीक है, इसका जो इंटीग्रल है वो कैपिटल एफ एक्स है और इसकी होगी एफ ए माइनस एफ बी, जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम आगे निगेटिव साइन लगा दें तो दिस इज निगेटिव ऑफ दिस अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। डेफिनेशन सारी प्रॉपर्टीज डेफिनेशन से ही प्रूफ होंगी, ठीक है, या फिर आगे की प्रॉपर्टीज पिछली प्रॉपर्टीज से प्रूफ होंगी। तो इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो कैपिटल एफ एक्स a टू b है which will be fb minus fa फाइनली। और यहाँ पर अगर राइट साइड में जाते हो तो इसका कैपिटल एफ एक्स आएगा which is fa minus fb और आगे माइनस लगाओगे तो फिर से fb minus fa बन जाएगा। Now we have 6th property. 6th property says कि अगर हम इंटीग्रल a से b कर रहे हैं किसी भी फंक्शन का तो हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट करके कैसे लिख सकते हैं, a टू c एफ एक्स dx प्लस c टू b एफ एक्स dx। ठीक है,
और यहाँ पे जनरली लोगों को कंफ्यूजन होता है कि जो सी वैल्यू है वो ए और बी के बीच की है। ऐसा कुछ नहीं, सी कोई भी वैल्यू हो सकती है जहां पे फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, इंटीग्रल हो रहा हो फंक्शन का वहां पे। तो बेसिकली सी कहीं पर भी लाई कर सकता है। यहाँ पे भी प्रूफ बड़ा आसान है, इसको इंटीग्रेट करोगे एफ एक्स आएगा और लिमिट पुट करोगे तो एफ सी माइनस एफ ए होगा। दूसरे वाले में अगर तुम इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट पुट करोगे तो प्लस साइन था बीच में, एफ बी माइनस एफ सी होगा। What will happen? FC will cancel and you will get FB minus FA, और ये भी चीज वही थी FB minus FA। तो तुम इसको स्प्लिट कर सकते हो, इस प्रॉपर्टी का काफी यूज होता है, तो इस प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ लो और इसको अप्लाई भी करना। कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस में काफी ज्यादा यूज होता है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फ्रॉम 1 to 3। तो अगर 1 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, कई बार और भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। 1 to 3 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में कांस्टेंट होता है, तो इसको अगर हम तोड़ कैसे लिख दें, 1 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx प्लस 2 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। सो दिस इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। और अब इसके बाद इसका आंसर निकालना आसान है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बिटवीन 1 and 2 1 होगा, तो दिस इज इंटीग्रल ऑफ 1 dx फ्रॉम 1 to 2। और जो दूसरा वाला है वो 2 से लेकर 3 तक जब x की वैल्यू होती है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है, तो दिस विल बी 2 dx फ्रॉम 2 to 3। अब सिंपली इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यू निकाल लो। तो बेसिकली हम इस तरह की सिचुएशन में मॉड्यूलस फंक्शन में और भी कुछ ऐसे फंक्शंस जिनको स्प्लिट वाइज कंटीन्यूअस फंक्शंस कहा जाता है, उनके लिए भी हम यूज करते हैं। मैं एक बार इसको तो फिर से लिख देता हूँ, जो ऊपर में मैंने लिखा था 6th प्रॉपर्टी थी और 5th प्रॉपर्टी थी, इसको एक बार अच्छे से देख लो। 5th प्रॉपर्टी वाज a to b fx dx is equal to minus b to a fx dx। इसके प्रूफ में हम क्या कर रहे थे, ये फाइनली fb माइनस fa आ रहा था, और ये जो आएगा fe माइनस fb आएगा, तो उसका निगेटिव हो जाएगा। तो इसको एक बार समझ लो, देख लो। अब आते हैं हम लोग 7th प्रॉपर्टी पे। 7th प्रॉपर्टी जो है वो हमने पिछली क्लासेस में यूज भी किया था, टू सॉल्व सम ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स क्वेश्चंस, और मैंने बताया था काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। सेवेंथ प्रॉपर्टी इज a to b fx dx is equal to a to b f of a plus b minus x dx, ठीक है। इसी का एक स्पेशल केस भी होता है, दैट इज अ स्पेशल केस, कि अगर हम नीचे में 0 ले लें ऊपर में a ले लें तो हमें कुछ अलग नहीं करना है, यही काम यहाँ भी करेंगे, 0 to a। अब 0 प्लस a होगा, f of a माइनस x dx हो जाएगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको प्रूव करना कोई बड़ा काम है नहीं, यहाँ पे तुम सब्स्टिट्यूशन यूज करके इसको प्रूव कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये राइट हैंड साइड को अगर तुम देखते हो तो दिस इज इक्वल टू, अगर हम a प्लस बी माइनस एक्स को t सपोज कर ले तो व्हाट विल हैपन, दिस विल बी f ऑफ t एंड dx विल बी माइनस dt, क्योंकि इधर माइनस dx होगा, माइनस उधर ले जाएंगे तो माइनस dt। एंड इफ वी हैव लोअर लिमिट a, तो a पुट करने पे t की वैल्यू b आएगी, और जब हम अपर लिमिट b पुट करेंगे x की जगह तो t की वैल्यू b भी कैंसिल होकर a आएगी। तो इसको कह सकते हैं a to b ft dt। Now from the property which we already studied, a variable of integration कुछ भी हो सकता है, this is a to b fx dx भी लिख सकते हैं। तो फाइनली ये जो राइट हैंड साइड था उसको हम लेफ्ट हैंड साइड के बराबर प्रूफ कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसका यूज काफी ज्यादा होता है, अगर कहा जाए तो सबसे मोस्ट यूज प्रॉपर्टी यही होती है। अब हम लोग आ जाते हैं 8th प्रॉपर्टी पर। 8th प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है।
तो बेसिकली 8th प्रॉपर्टी में ये सारी प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी में भी दी हुई हैं और दूसरी बुक्स में भी, रेफरेंस बुक्स में मिल जाएंगी। प्रूफ भी दिया हुआ है इन केस अगर कोई डिफिकल्टी लगे तो। वैसे तुम लोगों को पता ही होगा क्योंकि तुम लोगों ने कर रखा है, तो दिस इज सॉर्ट ऑफ रिवीजन। तो 8 प्रॉपर्टी में अगर हम माइनस a टू a fx dx करते हैं तो उस केस में अगर fx जो है इवन फंक्शन है, fx इज एन इवन फंक्शन। इवन फंक्शन में क्या होता है कि इट इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, f ऑफ माइनस x और f ऑफ x सेम होते हैं। या fx ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन में क्या होता है कि इट इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, मतलब f ऑफ माइनस x और माइनस fx इक्वल होते हैं। तो अगर इवन फंक्शन है तो दिस वैल्यू कैन आल्सो बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ 0 टू a fx dx, ठीक है। और अगर ऑड फंक्शन है तो दिस कैन बी रिटन एज सिंपली 0, द होल वैल्यू विल बी 0। तो इसको भी प्रूफ करने के लिए तुम क्या करोगे, मैं पूरा प्रूफ नहीं कर रहा, बस इतना बता दे रहा हूँ कि इसको स्प्लिट करके ऐसे लिखना, प्रीवियस प्रॉपर्टी यूज करके माइनस a टू 0 fx dx प्लस 0 टू a fx dx, ठीक है। इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। दूसरे वाले पार्ट को कुछ मत करना, इस वाले पार्ट में क्या करना कि x की जगह माइनस t सब्स्टिट्यूट कर देना और उसके बाद प्रोसीड करना, सारे लिमिट्स भी चेंज होंगे अकॉर्डिंगली। और फिर अगर इवन फंक्शन है तो तुम्हें पता है कि इवन फंक्शन के लिए f ऑफ माइनस x जो होगा वो f ऑफ x के बराबर होगा, तो उस केस में ट्वाइस हो जाएगा। और ऑड फंक्शन के लिए f ऑफ माइनस x माइनस एफ एक्स के बराबर होगा, तो ये दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। तो दिस इज द 8th प्रॉपर्टी जो इवन और ऑड फंक्शन के बारे में। काफी सिंपल से एग्जांपल्स हमारे पास हैं, जैसे साइन फंक्शन के बारे में हमें पता है कि साइन इज ऑड फंक्शन, ठीक है। साइन ऑफ माइनस x इज माइनस ऑफ साइन x। तो इसको अगर हम माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक इंटीग्रेट करेंगे तो वी विल गेट 0। कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम 0 लिख सकते हैं। चाहो तो कैलकुलेट कर लो, साइन का इंटीग्रल ले लो, फिर लिमिट पुट करो। अगर कॉस को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक, तो कॉस के बारे में हमें पता है कि इट इज एन इवन फंक्शन बिकॉज कॉस ऑफ माइनस x इज कॉस x। तो इसको ट्वाइस ऑफ 0 से लेकर पाई बाई 2 कॉस x dx लिखा जा सकता है। फिर आगे आप इंटीग्रेट करके लिमिट पुट कर दो। तो देयर आर मेनी फंक्शंस व्हिच आर ऑड और इवन, उस सिचुएशन में हम इसको यूज करते हैं। हाँ, जो फंक्शन ना ऑड है ना इवन है तो उसमें ये कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी, 8th प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी, उसमें तुम्हें नॉर्मल कैलकुलेशंस और मेथड लगा के इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। अब हम लोग आ जाते हैं 9th प्रॉपर्टी पे। 9th प्रॉपर्टी भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अबाउट डेफिनेट इंटीग्रल्स, और इनका एप्लीकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। इन सबको अप्लाई करते रहो तब प्रैक्टिस रहेगी। 0 to 2a fx dx is equal to 0 to a fx dx plus 0 to a f of 2a minus x dx. So this is again a very important property जिसमें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दिया हुआ है 0 to pi sin x dx, तो in that situation we can write 0 to pi by 2 because 2a is pi, so a is pi by 2. Function is sin x and again 0 to pi by 2. Now the function is sin, but you have to write 2a minus x. What is 2a? Pi. So sin pi minus x dx. और sin pi minus x की वैल्यू सबको पता है क्या होती है बाय ट्रिग्नोमेट्री, sin x होती है। तो ये दोनों सेम हो गया, तो ये बन जाएगा 2 times 0 to pi by 2 sin x dx. So this is how we can apply this property, ठीक है। तो इसका एक corollary भी कह सकते हो, स्पेसिफिक केस कि f of 2a minus x is equal to fx, जैसा कि यहाँ पे साइन के केस में तुम्हें दिखा, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स। तो उस केस में ये जो इंटीग्रल होगा इसको हम ट्वाइस ऑफ 0 टू a fx dx लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा भी था कैलकुलेट करके।
तो हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट लिख देंगे। और अगर f ऑफ 2a माइनस x माइनस एफ एक्स है तो दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे एंड इंटीग्रल विल बी 0। और अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो जस्ट सिंपली अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड प्रोसीड। ये दोनों एक पर्टिकुलर केस हो गए कि f ऑफ 2a माइनस x जो है f ऑफ x के बराबर है, या f ऑफ 2a माइनस जो x है वो माइनस एफ एक्स के बराबर है। तो ये कुछ केस हो गए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि f ऑफ 2a माइनस x एफ एक्स या माइनस एफ एक्स ही होगा, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में हम नॉर्मल प्रोसीजर लगाएंगे, ये केस नहीं लगाएंगे। तो ये कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में सिंप्लीफाई करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो वहां पे इसको लगा सकते हैं फॉर्मूले को, जो उसका एक सब पार्ट कहा जा सकता है। लेकिन मेन फॉर्मूला ऊपर वाला है, वो याद रखना ज्यादा जरूरी है। नीचे वाला अगर दोनों याद नहीं भी रखते हो तो ऊपर वाले से तो तुम कर ही लोगे, क्योंकि अभी जो साइन वाला हमने क्वेश्चन किया है उसमें तो हमने ऊपर वाले ही से किया था, ऑटोमेटिकली आ गया था। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 10th प्रॉपर्टी में, जो कि पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में है। 10th प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। वैसे इसका यूज जो होता है वो बेसिक क्वेश्चंस में कम होता है, थोड़ा डिफिकल्टी अगर क्वेश्चन की बढ़ती है तब इसका यूज ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसमें यह है कि मान लो कि कोई फंक्शन है f(x) which is periodic and its fundamental period with fundamental period is equal to capital T। सबको पता है पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, जो रिपीट कर रहा हो, और फंडामेंटल पीरियड वो पॉजिटिव वैल्यू होती है जो सबसे छोटी हो और उसके बाद वो रिपीट करता हो। जैसे साइन के केस में 2 पाई होता है, कॉस के केस में 2 पाई होता है, टैन के केस में पाई होता है, सिग्नम फंक्शन के केस जो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स फंक्शन होता है उसके केस में जो पीरियड होता है वो 1 होता है। हर एक इंटीजर के बाद फ्रैक्शनल पार्ट रिपीट करता है अपने आप को। तो अगर हमारे पास 0 to mt दिया हुआ है, ठीक है, मतलब कि 0 to t, then t to 2t, then 2 to t to 3t, इस तरीके से 0 to mt तक इंटीग्रेट किया गया है फंक्शन को। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 0 से लेके t तक इंटीग्रेट कर दो और उसको m से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि पीरियोडिक है। अगर m टाइम्स हम उसको लेंगे तो इससे अच्छा है कि हम एक बार लें और जो वैल्यू आ रही है उसको m से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो इसको भी प्रूव कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टी। इसको स्प्लिट करना 0 to t, t to 2t, 2t to 3t, सो ऑन। उसके बाद कुछ वो लगाना सब्स्टिट्यूशन, और फिर यूज कर लेना कि इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन। तो पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है कि f ऑफ x प्लस rt जो होता है वो f ऑफ x के बराबर होता है। r इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो f ऑफ x प्लस rt f(x) के बराबर होता है, इसको यूज कर लेना। आई होप कर लोगे। अगली जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 11, उस पे आ जाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 11 says that we have, ये भी पीरियोडिक के ऊपर ही है कि a प्लस एन टी से लेके b प्लस एन टी तक हम अगर फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसको हम सीधे सीधे लिख सकते हैं, क्योंकि एन टी और एन टी कॉमन है और ये पीरियोडिक फंक्शन है विद द पीरियड t, तो हम इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं a टू b f ऑफ x dx। ये भी प्रूफ हो जाएगा आसानी से, इट इज नॉट सो डिफिकल्ट। तो ये प्रॉपर्टी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फिर हम थोड़ी सी डिफिकल्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज में अब आएंगे। यहां तक हमारे पास नॉर्मल प्रॉपर्टीज थी जो कि बोर्ड में आती हैं, ठीक है, और जेईई मेंस में भी अगर क्वेश्चन आता है तो मोस्टली इन्हीं प्रॉपर्टीज पे आता है। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आ सकता है और कभी कभी रेयरली उससे भी क्वेश्चन आ जाता है मेंस में, और एडवांस में तो आने के चांसेस हाई रहते ही हैं। तो लेट अस कम टू द प्रॉपर्टी नंबर 12। तो प्रॉपर्टी नंबर 12 जो है वो ये है कि अगर हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं a टू b और उसके बाद उसका मॉड्यूलस ले रहे हैं, मॉड्यूलस मतलब उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, या हम फंक्शन को
का पहले मॉडुलस ले लेते हैं और फिर उसे इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम ए टू बी। तो इन दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है? तो पहले हमें पता होना चाहिए, जो हम लोग एरिया अंडर द कर्व में भी पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी। इसका क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, ये हमें जानना जरूरी है। तो बेसिकली अगर हम फंक्शन ले रहे हैं कि अगर हम उस फंक्शन को एक्स वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, लेट अस सपोज दिस इज अ फंक्शन एंड दिस इज अ पॉइंट ए एंड दिस इज अ पॉइंट बी, जहां से जहां तक का हमने इंटीग्रेशन किया ए टू बी। तो ये फंक्शन एफ एक्स का ग्राफ में है, तो इसके डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब ये होता है द अल्जेब्राइक area which it encloses with x axis के साथ लेकिन here important point is it is algebraic area, not only area, algebraic area. That means if the curve is above the x-axis, we take positive area, and if it is below the x-axis, we take negative area. For example, मान लो ये जो एरिया यहाँ से यहाँ तक मैंने शेड किया है, ये 7 स्क्वायर यूनिट्स है, और ये जो ऊपर में मैंने शेड किया है यहाँ से यहाँ तक, ये 2 स्क्वायर यूनिट्स है, और ये जो नीचे में मैंने शेड किया है, ये मान लो कि 1 है, लेकिन अगर हम अल्जेब्राइक एरिया लेंगे तो दैट इज -1. अल्जेब्राइक एरिया इज -1 इंक्लूडिंग इट्स साइन, बिकॉज ये एक्स एक्सिस के नीचे है. तो जब हम ए से लेके बी तक इसका इंटीग्रल लेंगे, तो इसका मतलब है कि हम इसके अल्जेब्राइक एरिया को लिख रहे हैं. तो यहाँ पर जो इसका एरिया था वो 2 था, यहाँ पे -1 था, यहाँ पे 7 था. इनको हम सिंपली ऐड कर देंगे. इंटीग्रल फ्रॉम हियर टू हियर, देन हियर टू हियर, देन हियर टू हियर, जैसे हम स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी जानते हैं. तो ये क्या आएगा, 7 + 2 8, 7 + 2 9 - 1 8 स्क्वायर यूनिट्स. So this is what you will get as the integral of this function. तो हमें पहले ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन का समझना था कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन इज द एरिया इनक्लोज्ड, algebraic area enclosed by the curve with x axis. अब इस बात को ध्यान में रहते हुए हम सोचते हैं कि इस सिचुएशन में दोनों में क्या रिलेशन होगा. लेट अस सी. तो मैं यही वाला ग्राफ ले लेता हूं फॉर एग्जांपल, इससे तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा. तो अभी हमने देखा कि हमारे पास ए से लेके बी तक का जो फंक्शन का एरिया था वो 8 स्क्वायर यूनिट्स था. पॉजिटिव था, निगेटिव भी हो सकता था. अगर नीचे का एरिया ज्यादा होता और ऊपर का कम होता. ऊपर में क्या हुआ इस बार कि ऊपर में 7 to 9 हो गया, नीचे का -1 है. मान लो कर्व नीचे ज्यादा रहता, ऊपर कम रहता, तो निगेटिव वाला एरिया ज्यादा होता, तो वैल्यू इसकी क्या आती, निगेटिव में आ सकती थी. तो जो इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल, वो निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है. अब मैं अगर इस फंक्शन का मॉड ले लूं, उसके बाद इसको ए से बी तक इंटीग्रेट करूं, ग्राफ तुम्हें दिख ही रहा होगा. अब मैं इसका मॉड ले रहा हूं, तो फंक्शन का जब मॉड लेंगे तो जो पार्ट ग्राफ का अबव द एक्स एक्सिस है वो तो वैसे ही रहेगा, लेकिन जो बिलो द एक्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस का अबाउट मिरर इमेज हो जाएगा. तो ये मैं ऐसे ओवरलैप करते हुए, और ये अब मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, इसका ऊपर में मिरर इमेज, और फिर ऐसे. तो ये जो ग्राफ बना, दिस इज एक्चुअली मॉड ऑफ एफ(x). ठीक है, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हिच इज अबव द एक्स एक्सिस. तो बेसिकली अगर हम इसका एरिया देखें तो इसका एरिया क्या मिलेगा, 2 + 1, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है ना कि एक्स एक्सिस के नीचे है, और +7. तो अब तुम्हें क्या मिलेगा, 7 to 9
10 स्क्वायर यूनिट्स। तो बेसिकली जो फंक्शन का मॉड लेने के बाद एरिया आएगा उसमें कभी भी नीचे का पार्ट नहीं होगा, हमेशा ऊपर का पार्ट होगा, इसलिए वो ज्यादा होगा वैल्यू में। और जिस फंक्शन का हम एरिया पहले लेंगे अलजेब्राइक एरिया, उसके बाद उसका मॉड्यूलस लेंगे, ठीक है। अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव बनाएंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहने देंगे, तो उसका एरिया कम होगा क्योंकि वहां पर कैंसिलेशन के चांसेस है, ऊपर नीचे का एरिया कैंसिल होगा थोड़ा थोड़ा। लेकिन जब तुम मॉड ले लोगे तो कोई भी फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे होगा ही नहीं, तो हमेशा एडिशन होगा, कभी भी सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। इसीलिए ये जो राइट हैंड साइड की चीज है ये हमेशा बड़ी होगी लेफ्ट हैंड साइड के कंपैरिजन में। इक्वल हो सकती है अगर ग्राफ पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर ही है या पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के नीचे, थ्रू आउट या तो पॉजिटिव है, थ्रू आउट या तो निगेटिव है, तो उस सिचुएशन में ओनली एडिशन होगा। और बाद में मॉड ले लोगे तो प्लस का प्लस मिलेगा और माइनस है तो उसका भी प्लस मिलेगा। तो आई होप ये जो एक प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको तुमने विजुअलाइज कर लिया होगा कि इन टर्म्स ऑफ एरिया हम इसको कितने आसानी से प्रूव कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं इसके बाद वाली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 13 पे। इसको एक बार अच्छे से देख लो। तो प्रॉपर्टी नंबर 13 जो हमारी है वो ये है, वो थोड़ा सिंपल प्रॉपर्टी है क्योंकि अब तुम्हें जब ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ में आ गया तो तुम्हारे लिए इतनी डिफिकल्टी नहीं होगी। तो प्रॉपर्टी नंबर 13 इज बेसिकली कि अगर कोई फंक्शन हमेशा जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, ज्योमेट्रिकली ये फंक्शन हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है, कभी भी एक्स एक्सिस के नीचे नहीं है। तो ए से बी इंटरवल में, इन एन इंटरवल a कॉमा b वेयर a इज लेस देन b ऑब्वियसली, तभी हम a टू b लिख रहे हैं, तो फंक्शन का जो इंटीग्रल होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि फंक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है तो एरिया इनक्लोज्ड आल्सो भी पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर का एरिया है। algebraic area is positive. You can say positive algebraic area as fx is above x axis। ये इसका एक बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। और वैसे ही अगर fx हमेशा 0 से छोटा है तो हमेशा उसका इंटीग्रल निगेटिव आएगा, और कभी पॉजिटिव है कभी निगेटिव है तो फिर हम नहीं कह सकते, क्योंकि ओवरऑल ऊपर का ज्यादा है या नीचे का ज्यादा है उस पर डिपेंड करेगा। अगली जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 14, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ, तो मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, कुछ ज्यादा ही एडवांस हो जाएगी, तो उसको अभी हम रहने देते हैं। अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इफ अ फंक्शन हैविंग इंटीग्रल फ्रॉम a टू b इज 0, अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रल a से b तक 0 है और द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है a से b तक, मतलब कहीं पर भी कोई ब्रेक नहीं है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है, ब्रेक होता है अगर हम दो कॉन्सिक्यूटिव के बाहर का एरिया ले लें, तो इट इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कहीं पे कोई ब्रेक नहीं है, और उसका इंटीग्रल a से b के बीच में 0 है। तो तुम्हें ये स्ट्राइक करना चाहिए कि a से b तक इंटीग्रल अगर 0 आ रहा है तो उस केस में कुछ पॉजिटिव एरिया होगा, कुछ नेगेटिव एरिया होगा, तभी जाके कैंसिल होकर 0 आया होगा। नहीं तो 0 आने के लिए ओनली पॉजिटिव एरिया से या ओनली नेगेटिव एरिया से 0 आएगा नहीं। और फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस भी, कहीं पे टूट भी नहीं रहा है। तो सिंपल सा मतलब ये है कि a से लेके b तक, एक सिंपल सा मैं सिचुएशन यहाँ पे बना रहा हूँ, a से लेके b तक इस ग्राफ को हम ऐसे प्लॉट कर रहे हैं कि जितना हमें पॉजिटिव एरिया मिलेगा उतना ही हमें नेगेटिव एरिया भी मिलेगा, तो टोटल अलजेब्राइक एरिया जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। सो द टोटल अलजेब्राइक एरिया इज 0। तो टोटल अलजेब्राइक एरिया इज 0। तो क्यों, क्योंकि कुछ पॉजिटिव एरिया आया, कुछ नेगेटिव एरिया आया। तो इससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल रूट of fx is equal to 0 in a comma b। द फंक्शन का जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं तो एक्स एक्सिस को कट करेगा, क्योंकि
बिना कट किए तो क्रॉस कर नहीं सकता है, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, बीच में ब्रेक तो हो नहीं रहा है। तो अगर कहीं पर भी कट करेगा तो वो वैल्यू जो होगी दैट इज द जीरो ऑफ द फंक्शन, क्योंकि वहां पे फंक्शन की वैल्यू जीरो हो रही है। तो दिस इज अ प्रॉपर्टी कि अगर कोई इंटीग्रल a से b तक हम किसी फंक्शन का ले रहे हैं और वो जीरो आ रहा है और वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कहीं पे ब्रेक नहीं है, तो उस फंक्शन का एक रूट होगा, एटलीस्ट वन रूट, मोर देन वन भी हो सकता है, एक बार से ज्यादा बार भी कट करके जा सकता है, एटलीस्ट वन रूट होगा सच दैट द फंक्शन इज जीरो, बिकॉज सिंपली ग्राफिकली द फंक्शन हैज टू कट द एक्स एक्सिस, और जहां पे भी वो कट करेगा वो जीरो हो जाएगा उसका। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने तुम्हें बताई है, 14 प्रॉपर्टीज। मैं ये तुम्हें भेज भी दूंगा अभी ग्रुप पे, तो तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि बेसिकली प्रॉपर्टीज कैसी हैं, और उनका प्रूफ भी ऑलमोस्ट हमने कर लिया। एक दो प्रॉपर्टी का प्रूफ नहीं किया, वो तुम्हें बता दिया, तुम कर लोगे अपने से। तो अभी हम लोग इस सेशन को एंड कर रहे हैं, फिर मैं नेक्स्ट सेशन अभी 2 मिनट के बाद स्टार्ट कर रहा हूँ, उसमें तुम्हारे भेजे हुए डाउट्स डिस्कस करूंगा और कुछ और प्रॉब्लम्स भी हो सकता है डिस्कस करूं। तो 2 मिनट पे फिर से मैं इनवाइट करूंगा, तुम लोग ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।